नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद शाओ में। ये है हमारा वीडियो जो है भारतीय भूगोल का वीडियो है। और भारतीय भूगोल के वीडियो में ये हमारा तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम जो है भारत की प्रमुख नदियों का अध्ययन कर रहे हैं। दो वीडियो आप सभी लोगों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं, वो नदियों से संबंधित हैं। अगर वो आप वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां। तो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों को देखेंगे। इसके पहले जो दो वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं उसमें हमने उत्तर हिमालय से यानी हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उनका अध्ययन हम कर चुके हैं उस वीडियो में। अगर वो आप नहीं देखें तो आप जाकर के देख सकते हैं। तभी सारी नदियों को क्रम से देखेंगे तो बहुत अच्छी समझ आएगी। तो आइए इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों को समझते हैं। देखिए, हमने पहले बात चर्चा कर चुके हैं कि जो भारत की प्रमुख नदियां हैं, भारत की प्रमुख नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो वो हैं जो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, और एक वो हैं जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। तो हिमालय से निकलने वाली भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो सिंधु नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और गंगा नदी तंत्र है। इन तीन नदियों के बारे में हमने दो वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, अर्थात यानी मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियां। तो इसमें हम जो है यानी मध्य भारत और दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों को अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आप यहां से समझ सकते हैं। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों क्या होती हैं, इसे किसे कहते हैं, उसे हम समझते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मौसमी होती हैं। ये देखिए, जो यानी दक्षिण भारत की नदियां जो होती हैं ये कैसी होती हैं? मौसमी होती हैं। इनमें जल का जो स्रोत है सामान्यतः वर्षा का जल होता है। इसमें जो मुख्य रूप से ये नदियां अक्सर वर्षा के जल पर निर्भर रहती हैं। गर्मी के मौसम में नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, जब गर्मी का मौसम आता है तो इन नदियों में जल जो है घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। और इस प्रकार नदियां प्रायः गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं। जब छोटी छोटी धाराएं बहने लगें तो नदियां जो है प्रायः क्या होती है? सूख जाती हैं। अब है देखते हैं हिमालयी नदियां क्या होती हैं। तो हिमालयी नदियों का उद्गम हिमालय से होता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षवाहिनी होती हैं, अर्थात यानी वर्ष भर इनमें जल मग्न रहता है। अर्थात ये वर्ष यानी ये वर्ष भर इनमें जल क्या रहता है? जल से ये मग्न रहती हैं, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष जल रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल का स्रोत ग्लेशियर है, वर्षा जल है। स्रोत है, एक तो ग्लेशियर है यानी अर्थात ग्लेशियर पिघलेगा तो जल उनमें पर्याप्त बना रहता है। दूसरा इसका वर्षा का जल है। जब वर्षा का जल यानी वर्षा का मौसम आता है तो नदियों का जल का स्तर जो है बढ़ जाता है। तो ये यहाँ से इनके दो फैक्ट निकल कर आते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, समझते हैं। अब यहाँ से देखिए हम इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारा जो दक्षिण वाला भारत हिस्सा है दिखाया गया है, ये यहाँ से आप समझ सकते हैं। ये जो हमारा एरिया दिखाया गया है ये प्रायद्वीपीय भारत है। और ये वाला जो दिखाया गया है ये अर्थात इसको आप देखिए यहाँ से, ये इस तरीके से जो दिखाया गया है, ये वाला खाड़ी वाला एरिया जो दिखाया गया है इसमें, यहाँ पर ये खंभात की खाड़ी है और एक कच्छ की खाड़ी यहाँ दिखाई गई है। तो यहाँ पर दो खाड़ी आपको दिखाई गई हैं। तो पहले प्रायद्वीपीय भाग देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भूमि का वह भाग जो जल के तीनों ओर से घिरा होता है, एक तरफ भूमि से मुख्य रूप से भूमि से जुड़ा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। अर्थात खाड़ी क्या होती है? समुद्र का वह भाग जो स्थल से काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है तथा तीन ओर से जल से घिरा होता है, उसे हम खाड़ी कहते हैं। अर्थात जल के तीनों ओर से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। तो ये यहाँ से पॉइंट समझने वाली बात है। नेक्स्ट आगे समझते हैं। देखिए, दक्षिण भारत की नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो वो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, दूसरी वो नदियां हैं जो अपना अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो दक्षिण भारत की नदियों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट इनको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ से जैसे हम समझते हैं, देखिए अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि इनको हमने अलग अलग कर रखे हैं। तो देखिए यहां से हम समझ लेते हैं कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल गिरा देती हैं। तो साबरमती नदी है, माही नदी है, नर्मदा नदी है,
ताप्ती नदी है, मांडवी नदी है, ज्वारी नदी है, शरावती नदी है, गंगावेली है, पेरियार है और भरतपूजा है। ये जो नदियां हैं ये अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं। नेक्स्ट अब यहाँ से हम समझते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल गिराती हैं। जैसे दामोदर नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, वैतरणी नदी है, ब्राह्मणी नदी है, महानदी नदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, पेन्नार नदी है, वैगई है, ताम्रपणी है। ये जो इतनी नदियां हैं ये क्या कर रही हैं, ये सारी की सारी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती हैं। नेक्स्ट अब इनको हम बारी बारी से करके समझ लेते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए यहाँ से पहले हम समझते हैं अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली नदियाँ, यानी बंगाल की खाड़ी में जो जल गिरा रही हैं उन नदियों को हम समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम नदी समझते हैं दामोदर नदी। देखिए दामोदर नदी का उद्गम स्थान कहाँ से माना जाता है, तो छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। अब ये छोटा नागपुर पठार कहाँ पड़ता है, तो ये झारखंड में पड़ता है। तो आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि झारखंड के छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी का उद्गम स्थान यानी उद्गम होता है। नेक्स्ट है अब इसका बहाव क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ किस किस राज्य में होता है दामोदर नदी का, तो इस झारखंड से निकलती है तो झारखंड हो जाता है अर्थात पश्चिम बंगाल हो जाता है और बंगाल की खाड़ी में आकर के अपना जल गिरा देती है। तो इसका हम बहाव क्षेत्र जब देखते हैं तो इसका दो राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है, कौन सी, दामोदर नदी। आप यहाँ चित्र में देखिए, ये देखिए यहाँ इस तरीके से दिखाई गई है। तो ये देखिए यहाँ से झारखंड से निकलती होती हुई आगे ये पश्चिम बंगाल पड़ता है और यही अपना बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ये जो है दामोदर नदी थी। और इसकी विशेषता क्या है, तो दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। ये इसकी एक विशेषता है। आप यहाँ चित्र में थोड़ा और देखिए ध्यान से, यहाँ आपको दिखाई देगा, ये देखिए इधर से एक नदी आ रही है हुगली नदी, और हुगली नदी में ही आकर के अपना जल कौन सी नदी गिरा देती है, दामोदर नदी। अर्थात इसको हम ये भी और पॉइंट से समझ सकते हैं कि दामोदर नदी डायरेक्ट अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती है, दामोदर नदी हुगली नदी में जल गिराती है और हुगली नदी जो आकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ये यहाँ से पॉइंट समझने। नेक्स्ट हम दूसरी नदी समझते हैं स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी यहाँ से ये देखिए, तो स्वर्ण रेखा नदी को हम समझते हैं। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची के पठार से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो झारखंड के रांची के पठार से होता है। अब ये देखिए जो स्वर्ण रेखा नदी है इसका बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, तो इसको हम ये भी यहाँ से पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। झारखंड देखिए हो जाता है, उड़ीसा हो जाता है और पश्चिम बंगाल है। इस अर्थात यानी स्वर्ण रेखा नदी जो है भारत के 3 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। अगली है हमारी वैतरणी नदी। वैतरणी नदी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वैतरणी नदी को हम समझते हैं। इसका उद्गम जो है उड़ीसा के केओंझर पठार से होता है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है ये प्रश्न कि वैतरणी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है, तो उड़ीसा के केओंझर पठार से इसका उद्गम स्थान होता है। नेक्स्ट अगला इसका देखिए, ये उड़ीसा और बंगाल, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देते हैं क्योंकि इसका उद्गम स्थान उड़ीसा में ही होता है। नेक्स्ट हम अगली समझते हैं नदी। अगली हम समझते हैं नदी ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी को हम अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ से, क्योंकि कई बार ब्राह्मणी नदी से भी प्रश्न पूछे गए हैं हूबहू। तो ब्राह्मणी नदी ये हमारी देखिए ये नदी है हमारी, कौन सी नदी, ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी 2 पहले संयुक्त धाराएं इसकी बहती हुई आती हैं और राउरकेला में जाकर के मिल जाती हैं। जैसे हमने गंगा को पढ़ा था कि एक तरफ से अलकनंदा आ रही, एक तरफ से भागीरथी आ रही, देवप्रयाग में मिल जाती हैं, यहीं से गंगा नदी बन जाती है। तो इसी तरीके से जैसे गंगा बनी है इसी तरीके से हमारी कौन सी, ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। तो ब्राह्मणी नदी 2 संयुक्त धाराओं के मिलने से होती है। कौन कौन सी, एक शंख नदी है और एक कोयल नदी है। 2 संयुक्त धाराएं हैं और ये दोनों संयुक्त धाराएं आकर के राउरकेला में मिल जाती हैं, यहीं से ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थान माना गया है। अब इसकी विशेषता हम समझ लेते हैं। देखिए झारखंड से आने वाली 2 नदियां शंख और कोयल उड़ीसा के राउरकेला में मिल जाती हैं, वहीं से यह ब्राह्मणी नदी कहलाती है और आखिर में जाकर के वैतरणी नदी के पास में बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। नेक्स्ट ये इसकी यहाँ से विशेषता है, समझते हैं। आगे हम समझ लेते हैं महानदी। महानदी से भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार परीक्षाओं में रिपीट किए गए हैं। तो महानदी को हम समझ लेते हैं। देखिए महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के सिंहावा पहाड़ी से होता है। अब इसका बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ से है, तो छत्तीसगढ़ हो जाता है और उड़ीसा हो जाता है। तो 2 राज्यों में ये जो है नदी क्या करती है, अपना जल बहा करके ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है।
तो महानदी जल जो है दो राज्यों से होकर के प्रवेश करती है, अर्थात कौन से, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अपना जल प्रवेश, अपना शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी, महानदी नदी की इसकी सहायक नदियां हैं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं गोदावरी नदी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा के रखिए, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाली सबसे ज़्यादा नदी यही है, गोदावरी नदी। अब इसको हम बहुत आराम से समझते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार कई बार प्रश्न जो है रिपीट कर लेता है आयोग, तो यहाँ से कई बार परीक्षाओं में सीधे सीधे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इसको हम डिटेल से समझते हैं। देखिए, इसका उद्गम स्थल कहाँ से माना गया है, तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थान माना जाता है। नेक्स्ट, ये वहाँ से जो है इसका उद्गम स्थान होता है। नेक्स्ट है, अब इसका देखिए ये कितने, भारत के कितने राज्यों से होकर के प्रवेश करती है, तो महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। तो भारत के 4 राज्यों से होकर के प्रवेश करती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। नेक्स्ट है, और इसकी विशेषता हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी, गोदावरी नदी की। सीधे सीधे फैक्ट ऐसे पूछ लेता है आयोग। नेक्स्ट है, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो पूछा जाए कि जैसे उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हुआ करती थी, गंगा नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें कितनी, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट है, इसका थर्ड पॉइंट समझते हैं, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी कौन सी, गंगा नदी, तो दूसरी नदी कौन सी है, ये गोदावरी नदी हो जाती है। इसे बूढ़ी गंगा अर्थात या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, नासिक गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित है। नासिक जो शहर है वो गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित है। आगे देखें इसके सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, क्योंकि यहाँ से भी फैक्ट पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे। तो ये हमारी जो है कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है, और ये त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और आगे चल करके इसमें एक पहले नदी आकर के मिल जाती है, कौन सी, पूर्णा नदी। तो पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अर्थात फिर आगे चलती है और फिर आकर के एक नदी मिल जाती है इसमें, पेनगंगा। पेनगंगा की 2 और सहायक नदियां हैं, वर्धा है और वेनगंगा है। तो पेनगंगा सीधे अपना जल जो है कहाँ गिरा देती है, ये देखिए इसको जो है ये गोदावरी नदी में गिरा देती है। और वेनगंगा जो है ये किसकी जो है पेनगंगा की सहायक नदी बन जाती है। नेक्स्ट, और इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो इंद्रावती है और सबरी नदी, ये इसकी क्या है, सहायक नदी है। एक मंजीरा नदी भी है जो दक्षिण से होते हुए जाती है, यानी दाहिने हाथ से जाते हुए एक मंजीरा नदी जो है वो भी किसकी सहायक नदी है, तो वो भी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ये यहाँ से सारे सीधे सीधे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। इसमें 2 पॉइंट हम बता दें, क्योंकि वो ज़्यादा परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो पेनगंगा याद रखना और दूसरा वेनगंगा, ये 2 नदियाँ पूछी गई हैं। ये किस नदी की सहायक नदी हैं, तो इन्हें ध्यान रखना, गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट है, आगे हम समझते हैं, देखिए ये गोदावरी नदी की क्या थी, सहायक नदी। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है, तो महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से माना गया है, यानी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट महाबलेश्वर से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट है, ये कितने भारत के राज्यों से होकर के प्रवेश करती है, तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। ये भी भारत के 4 राज्यों से होकर के प्रवेश करती है। अर्थात इसकी विशेषता हम समझते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गोदावरी नदी है, मगर दूसरी सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाए तो कौन सी हो जाती है, कृष्णा नदी हो जाती है। नेक्स्ट है, ये कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा भी कहा जाता है। देखिए, कोयना नदी जो है महाराष्ट्र की जीवन धारा जो है कहा जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर ही स्थित है। हैदराबाद जो है किस नदी के तट पर स्थित है, मूसी नदी के ही तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास यह डेल्टा बनाती है, कौन सी, कृष्णा नदी। तो आंध्र प्रदेश में एक शहर पड़ता है हमारा विजयवाड़ा, विजयवाड़ा के पास में ही ये कृष्णा नदी जाकर के अपना क्या बना देती है, डेल्टा वहीं पर बना देती है। ये सीधे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं इसे। नेक्स्ट आगे देखिए, इसको समझ लेते हैं। और इसमें क्या है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये देखिए महाबलेश्वर चोटी से जो है निकलकर आगे प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अब इसकी सबसे सहायक नदी कौन कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी भीमा है और मूसी है, ये इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। अब ये तो
उत्तर यानी अर्थात बाएं हाथ से आकर के मिलने वाली हैं। अब हम समझते हैं दाएं हाथ से जाकर के मिलने वाली प्रमुख नदियां। तो कोयना हो जाती है, घाट प्रभा हो जाती है, माल प्रभा हो जाती है, और दो संयुक्त धाराएं देखिए फिर मिलती हैं, तुंगभद्रा, तुंग और भद्रा, ये दो संयुक्त धाराएं हैं, तभी इनको मिला दो तो एक नदी बन जाती है तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? ये भी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो ये इसकी जो है प्रमुख क्या थी? सहायक नदियां थी। तो यहाँ से सीधे सीधे फैक्ट भी पूछ ले जाते हैं। इसमें दो नदियाँ ज़्यादा पूछी जाती हैं, एक तो भीमा कभी कभी पूछ ली जाती है, दूसरी मूसी नदी भी पूछी गई है परीक्षा में कि मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा भी एक बार दो बार पूछी गई है परीक्षा में सीधे कि तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है घाट प्रभा, माल प्रभा भी ये पीसीएस में एक बार पूछी गई है। घाट प्रभा, माल प्रभा किस नदी की सहायक नदी है? तो यानी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, आगे समझते हैं पेन्नार नदी। पेन्नार नदी भी समझ लेते हैं, यहाँ से भी फैक्ट कभी कभी पूछ लेते हैं। पेन्नार नदी देखिए इसका उद्गम जो है कर्नाटक के कोलार से होता है, और इसका बहाव क्षेत्र जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अर्थात दो राज्यों में होकर होता है, और ये फाइनली जाकर के अपना बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इसमें यहीं से इतने ही पॉइंट पूछने की संभावना बनती है। नेक्स्ट हम समझते हैं गोदावरी नदी। देखिए यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये गोदावरी कावेरी नदी से यहाँ से प्रश्न जो है पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। कावेरी नदी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है। तो ये पूछ लिया जाए कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ये जो है कितने राज्यों से होकर के प्रवेश करती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु अर्थात दो राज्यों में होकर के प्रवेश करती है, और जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता समझते हैं किसकी? कावेरी नदी की। तो यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है। सदाबहार का अर्थात यानी पूरे वर्ष इसमें जल बना रहता है, क्योंकि यह पूरे वर्ष जल से भरी रहती है। नेक्स्ट है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न सीधे सीधे। आगे हम नेक्स्ट समझते हैं। देखिए वैगई नदी। वैगई नदी को कई बार ये जो है सीधे पूछ ली जाती है, तो वैगई नदी में यहाँ से समझ लेते हैं। देखिए तमिलनाडु पाक की खाड़ी अर्थात यानी पाक की खाड़ी यानी मुदैरै शहर वैगई नदी के ही तट पर स्थित है। ये यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है मुदैरै शहर याद है, इसे ध्यान रखना है, यहाँ से पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। अगली है ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी अपना जल गिरा देती है। ये जो है यहाँ से फैक्ट सीधे इतना पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम समझते हैं, देखिए यहाँ से अरब सागर में गिराने वाली प्रमुख नदियाँ, यानी अरब सागर में अब अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं उनको हम समझ रहे थे। अब यहाँ से हम समझेंगे कि अरब सागर में कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं। तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों को समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ से समझते हैं। देखिए अरब सागर में कौन कौन सी नदियां हैं जो अपना जल गिरा देती हैं? तो पहली नदी हमारी हो जाती है लूनी नदी। देखिए लूनी नदी जो है ये अरब सागर में अपना जल सीधे नहीं गिरा पाती है। लूनी नदी का उद्गम स्थल हम पहले समझ लेते हैं। तो ये अरावली पहाड़ी से अजमेर के राजस्थान से इसका क्या होता है? उद्गम स्थल होता है, और ये राजस्थान और गुजरात होते हुए कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो ये सीधे जो है अरब सागर में अपना जल नहीं गिरा पाती है। सीधे एक बार पूछा गया था प्रश्न किसी पीसीएस में, मैंने देखा था कि कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है? तो ये लूनी नदी है जो यही कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है, इसकी विशेषता हम समझते हैं लूनी नदी की। देखिए यह नदी गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बहने के कारण इसे मरुस्थली नदी भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है, यह मरुस्थल में बहने वाली एक नदी है, इसीलिए इसे जो है मरुस्थली नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब समझते हैं साबरमती नदी। तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना जाता है? तो इसका स्थान जो है राजस्थान के जयपुर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। किसका? साबरमती नदी का। अब इसका बहाव स्थान कहाँ कहाँ पर है? तो इसको बहाव स्थान हम देख लेते हैं। ये बहाव से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका बहाव स्थान कहाँ हो जाता है? राजस्थान और गुजरात और खंभात की खाड़ी में आकर के अपना जल गिरा देती है। नेक्स्ट है, इसकी विशेषता क्या है? तो अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के ही तट पर स्थित हैं। ये भी यहाँ से सीधे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है।
अगला हम समझते हैं माही नदी। माही नदी जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहती है, माही नदी चर्चा में काफ़ी रहती है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट नदी रहती है क्योंकि यहाँ से परीक्षा में एक दो बार प्रश्न पूछे गए हैं सीधे सीधे। तो माही नदी को समझते हैं। देखिए माही नदी, देखिए उद्गम स्थल इसका कहाँ से है, तो विंध्याचल पर्वत की श्रेणी से मध्य प्रदेश से होता है। इसका बहाव क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, खंबात की खाड़ी में जो है इसका होता है। नेक्स्ट है, इसकी विशेषता क्या है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए माही नदी ये कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर के प्रवेश करती है, और माही नदी कुछ यूं इस तरीके से निकलती है और ऐसे काटते हुए ऐसे जो है निकलती है और ऐसे बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इसीलिए पूछा जाता है, एक यहाँ बार काटती है और एक यहाँ काटती है, तो पूछा जाता है कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। नेक्स्ट, ये यहाँ से सीधे फैक्ट पूछे गए हैं। आगे देखिए समझते हैं आगे। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक पहाड़ी से होता है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है इसका उद्गम स्थल, किसका, नर्मदा नदी का। अब इसका जो है बहाव क्षेत्र कितने कितने राज्यों में होता है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, यानी अर्थात इसका 3 राज्यों में इसका क्या होता है, जो बहाव क्षेत्र होता है इसका, किसका, नर्मदा नदी का। ये यहाँ से सीधे फैक्ट पूछे जा सकते हैं। थोड़ा और अगर हम डीप जाएं तो महाराष्ट्र में ये मध्य प्रदेश में कितना क्षेत्र में बहती है, तो 87% पर बहती है महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश की जीवन धारा इसे कहा जाता है, किस नदी को, नर्मदा नदी को कहा जाता है। यह नदी भ्रंश घाटी होकर के प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी में होकर के प्रवाहित होती है। यह ज्वार यानी अर्थात ज्वारनद मुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों से मध्य होकर के ये प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है नर्मदा और सोन नदियाँ, नर्मदा और सोन नदियाँ जो कि एक ही स्थान से निकलती हैं और प्रवेश कर अमरकंटक से निकलकर ये विपरीत दिशा में यानी बहने लगती हैं। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर जो है इसी नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर है वो इसी नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है, ये ध्यान रखने हैं यहाँ से। अब हम देख लेते हैं दो, यहाँ देखिए चित्र में थोड़ा दिखाया गया है कि डेल्टा क्या होता है, यानी डेल्टा हम किसे कहते हैं, और एस्चुरी अर्थात यानी ज्वारनद मुख किसे कहते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। देखिए डेल्टा वो होता है कि नदियाँ जो अपने साथ अवसाद बहाकर लाती हैं और नदी के मुहावने के तट पर छोड़ देती हैं, उसे जो जम जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे डेल्टा कहा जाता है। एस्चुरी क्या होता है कि नदियां सीधे अपना जल जो है किसी खाड़ी या सागर महासागर में गिराती हैं, लेकिन वहाँ पर उसके अवसाद नहीं जम पाते हैं, वहाँ पर वो पानी इतनी तेज़ी से गिरता है तो वहाँ पर गड्ढा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी का वो निर्माण कर देती हैं, अर्थात उसे जो है ज्वारनद मुख कहा जाता है। ये यहाँ से 2 पॉइंट समझ लेते हैं। आप यहाँ चित्र में समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया है कि यहाँ पर नदी अपने अवसाद लेकर के आई और यहाँ पर छोड़ दी, जिससे क्या बन गया है, डेल्टा बन गया है। और यहाँ पर ये एस्चुरी का निर्माण दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए किसी प्रकार का कोई नदी अवसाद लेकर आती है मगर वो जो है नदी के साथ बहा देती है, अर्थात यहाँ पर पानी जो है बहुत तेज़ी के साथ गिरता है। नेक्स्ट है, अब आगे समझ लेते हैं। देखिए भ्रंश घाटी किसे कहते हैं, कई बार सीधे सीधे परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो भ्रंश घाटी किसे कहते हैं। देखिए जमीन का वह टुकड़ा होता है जहाँ से जमीन के 2 टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं और यानी टुकड़े होकर के नदी वहाँ से प्रवेश करने लगती है, नदी वहाँ से बहने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं, अर्थात रिफ्ट वैली कहते हैं। नेक्स्ट है कि ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। किसका, ताप्ती नदी का मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से इसका उद्गम स्थल जो है माना जाता है। इसका जो है बहाव क्षेत्र कितने कितने हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये 3 राज्यों से होकर के प्रवेश करती है, अंततः खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। इसकी क्या विशेषता है, तो यह एक भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी अर्थात हमने अभी बता दिया कि भ्रंश घाटी क्या होता है, तो यह एक भ्रंश घाटी से होकर के प्रवेश करती है। यह ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, कौन सी, ताप्ती नदी, अर्थात सूरत और ताप्ती नदी के ही तट पर स्थित है। जो गुजरात का सूरत शहर है वो ताप्ती नदी के ही तट पर स्थित है। नेक्स्ट हम समझते हैं कौन सी हमारी मांडवी नदी, तो मांडवी नदी को भी समझ लेते हैं। मांडवी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से पश्चिमी घाट से होता है। इसका बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ से होता है, तो कर्नाटक और गोवा से होकर के ये अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। कौन सी, मांडवी नदी। ये यहाँ से सीधे सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं, देखिए
जो है इसको और थोड़ा समझ लेते हैं मांडवी नदी को। गोवा की राजधानी पणजी जो है मांडवी नदी के ही तट पर स्थित है। नेक्स्ट है समझते हैं ज्वारी नदी किसे कहते हैं। तो गोवा जो है गोवा अरब सागर के ही तट पर स्थित है। गोवा जो है किस सागर के तट पर स्थित है, तो अरब सागर के ही तट पर स्थित है। नेक्स्ट है देखिए कर्नाटक में दो नदियां हैं, एक शरावती है और एक गंगावेली नदी है। ये भी अपना जल कहाँ गिरा देती है, तो ये अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं। पेरियार नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केरल की एक नदी है और ये भी अपना जल सीधे कहाँ गिरा देती है, तो ये अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। कौन सी? पेरियार नदी। नेक्स्ट है एक है भरत पूजा। तो भरत पूजा भी ये कहाँ की नदी है, तो ये जो है तमिलनाडु की एक नदी है, तो ये भी अपना जल कहाँ गिरा देती है, ये भी अपना अरब सागर में जल गिरा देती है। तो ये हमने पढ़ा, देखे कौन कौन सी नदियाँ हैं। नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी है, ज्वारी है, शरावती है, गंगावेली है, पेरियार है और भरत पूजा है। ये इतनी नदियां हैं जो क्या करती हैं, ये सीधे सीधे अपना जल ला करके अरब सागर में गिरा देती हैं। तो ये आज के हमारे वीडियो में दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां थी जिनका हमने विस्तृत अध्ययन किया है। सभी लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो में, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। और वीडियो यदि आप सभी लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास। और वीडियो में हम और क्या सुधार कर सकते हैं उसे भी आप हमें सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।